हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैंटिस क्लासेस। तो आज हम हिस्ट्री के चैप्टर 3 का पार्ट 4 कवर करेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं सोर्स 7 से, और इसका नाम है प्रॉपर सोशल रोल्स। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी समाज में हमारे सामाजिक कर्तव्य होते हैं तो उनको किस तरीके से निभाना है, प्रॉपरली तरीके से निभाना है, तो ये बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हम एक कहानी देखेंगे। इस कहानी में क्या है, ये आदि परवान से ली गई कहानी है। महाभारत के अंदर एक सेक्शन है आदि परवान, वहाँ से ली गई ये कहानी है। तो इसको कहानी के माध्यम से पढ़ते हैं कि एक ब्राह्मण हुआ करते थे जिनका नाम था द्रोणाचार्य। ठीक है, तो वो क्या करते थे, कुरु वंश के जो राजकुमार थे उनको शिक्षा दीक्षा देते थे, उनको धनुर्विद्या सिखाते थे। तो कुरु वंश के प्रिंसेस कौन थे? पांडव। ओके, तो वो लोग यहाँ पे क्या है, शिक्षा वगैरह जब लेते थे तो यहाँ पे एक पर्सन आता है, इसका नाम होता है एकलव्य। ये एक फॉरेस्ट ड्वेलिंग होता है, यानी एक निवासी होता है, कहाँ का, जंगल का निवासी होता है, और निषाद कम्युनिटी से बिलोंग करता है। ठीक है, निषाद जो है ये हमारे भारत में लो राइजन पीपल है। तो एकलव्य जो है वो गुरु द्रोणाचार्य के पास आते हैं और बोलते हैं कि मुझे आपसे शिक्षा लेनी है, मुझे आपसे धनुर्विद्या सीखनी है। ठीक है, लेकिन क्या है, द्रोणाचार्य इसको मना कर देते हैं और एकलव्य क्या है, वापस लौट जाते हैं। और लौट जाने के बाद क्या है, वो द्रोणाचार्य की एक मिट्टी की मूर्ति बनाते हैं, एक प्रतिमा बनाते हैं, और उनको गुरु मानकर स्वयं वहाँ पे अभ्यास करने लग जाते हैं, उसकी प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। ठीक है, तो समय के साथ धीरे धीरे क्या है, उनको बहुत अच्छे से तीर चलाना आ जाता है। लेकिन एक दिन क्या है, पांडव जो है वो अपने कुत्ते के साथ जंगल में शिकार करते हुए एकलव्य के पास पहुंच जाते हैं। तो कुत्ता जो है वो वहाँ पे एकलव्य को देखता है कि ये जो पर्सन है, ये इसने हिरण की चमड़ी के कपड़े पहन रखे हैं, तो उसको देख के वो भौंकने लगता है। तो इस पे क्या है, एकलव्य को गुस्सा आ जाता है और वो उसके मुंह में सातों के सातों तीर जो है वो भर देते हैं, इस तरीके से कुछ। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये जो पिक है इसमें जो ये डॉग है, इसके मुंह में पूरे के पूरे तीर जो है एकलव्य ने मार दिए हैं, इसका मुंह बंद करने के लिए। ओके, लेकिन यहाँ पे जब पांडव देखते हैं तो वो आश्चर्यचकित रह जाते हैं, शॉक रह जाते हैं कि ये काम किसने किया है। तो वो उस पर्सन को ढूंढते हैं, तो वो एकलव्य निकलता है, और एकलव्य जो है अपने आप को बताता है कि मैं गुरु द्रोणाचार्य का शिष्य हूँ। तो इस पे क्या है, द्रोण ने अपने प्रिय शिष्य जो अर्जुन थे उनको एक बार कहा था कि तुम सभी शिष्यों में मेरे सबसे अच्छे तीरंदाज बनोगे। कि अर्जुन जो है वो याद दिलाते हैं कि कहीं आप भूल तो नहीं गए, आपने जो है किसी और को शिक्षा दे दी है और आप मुझे प्रॉमिस कर रहे हो कि मैं तुम्हें सबसे अच्छा तीरंदाज बनाऊंगा। तो इस तरीके से क्या है, अर्जुन जो है उनको अपनी प्रॉमिस याद दिलवाते हैं। तो यहाँ पे जो द्रोणाचार्य हैं वो किसके पास जाते हैं, एकलव्य के पास जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि मुझे गुरु दक्षिणा, तुमने मुझे गुरु बनाया है, मुझसे शिक्षा ली है, मेरी प्रतिमा बना के मुझे गुरु मान के तभी तो शिक्षा ली है, तो इस तरीके से मेरा हक बनता है कि मैं तुमसे गुरु दक्षिणा लूँ। तो गुरु दक्षिणा में वो अपने शिष्य से, एकलव्य से क्या मांग लेते हैं, उसका राइट हैंड का अंगूठा मांग लेते हैं। ठीक, तो एकलव्य भी फौरन अपना अंगूठा जो है वो अपने गुरु को दे देते हैं। देखिए इस तरीके से यहाँ पे क्या है, जो ये द्रोणाचार्य हैं ये एकलव्य को बोल रहे हैं कि तुम मुझे अपना राइट हैंड का अंगूठा दे दो, और उसके बाद क्या है, ये तुरंत उसी समय पे अपना अंगूठा जो है काट के द्रोणाचार्य को दे देते हैं। तो एकलव्य क्या है, उसके बाद इतना अच्छा तीर नहीं चला पाते हैं, और इसमें स्टोरी में यही बताया गया है कि किस तरीके से जो द्रोणाचार्य हैं वो अपने रोल को प्ले करते हैं। उन्होंने अर्जुन को प्रॉमिस किया था कि मैं तुमसे अच्छा किसी को भी धनुर्धर नहीं बनाऊंगा, तो यहाँ पे द्रोणाचार्य जो है वो अपने प्रॉमिस को कंप्लीट करते हैं। तो इस तरीके से द्रोण ने अर्जुन को दिए गए जो वचन थे उसको निभाया, और अर्जुन जो है वो सबसे बेस्ट धनुर्धारी बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ मैसेज दिए हैं, इस मैसेज को हम देख लेते हैं कि इस कहानी के द्वारा निषादों को क्या संदेश दिया जाता है। जो निषाद है, जो लो होराइजन पीपल है, जो छोटी कास्ट के पर्सन है, तो उनको क्या संदेश मिलता है। और दूसरा यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो क्षत्रिय हैं उनको क्या संदेश मिलता है। कि तो यहाँ पे क्या है, क्षत्रिय कुल के कौन थे, पांडव थे, है ना। तो उन्होंने इस पे हमने स्टोरी में देखा है कि वो किस तरीके से सुपीरियरिटी दिखाते हैं अपनी। और नेक्स्ट यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो ये ब्राह्मण थे द्रोणाचार्य, क्या इन्होंने धर्म सूत्रास के हिसाब से अपना रोल प्ले किया था, इन्होंने अपना धर्म निभाया था, क्योंकि ये टीचिंग देते थे उनको, है ना, ये टीचर थे, एक तरीके से गुरु थे आर्चरी के। तो इन्होंने जो काम किया है क्या वो धर्म सूत्रास के हिसाब से किया है, तो इसका आंसर आप मुझे बताओगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट टॉपिक है नॉन क्षत्रियास किंग, यानी जो क्षत्रिय जाति का, वर्ण का जो पर्सन नहीं है, क्या उसके अलावा भी किंग्स बन सकते थे, यानी अक्षत्रिय जो राजा हैं क्या वो बन सकते थे, यहाँ पे हम देखेंगे। तो यहाँ पे बताया गया है कि शास्त्रों के हिसाब से तो नहीं बन सकते थे, शास्त्रों के हिसाब से तो बोल रखा है कि जो क्षत्रिय होंगे वही राजा बनने लायक होते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, बहुत सारे ऐसे रूलर्स भी रहे हैं जो क्षत्रिय नहीं थे, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे से रूल किया है, बहुत बड़ी बड़ी डायनेस्टी को उन्होंने संभाला है, बहुत रिच रहे हैं वो, है ना,
बहुत ज़्यादा प्रोस्पेरस रहे हैं। तो यहाँ पे हम सोशल बैकग्राउंड देखेंगे मौर्यास के बारे में। तो मौर्यास के बारे में हमने देख ही रखा है कि किस तरीके से वो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोका के बारे में जब हमने पढ़ा था तो कैसे वो भारत से भी ज़्यादा, मतलब भारत के अलावा भी सब कॉन्टिनेंट का जो एरिया है वहाँ तक ये स्प्रेड हो जाते हैं और एक बहुत बड़ा एम्पायर जो है अपना बसा लेते हैं। तो इनके लिए क्या हॉटली डिबेटेड है, यहाँ पे बहस होती है किसमें, बुद्धिस्ट टेक्स्ट में और ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में। ठीक है, तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट में तो ये लिखा गया है कि जो मौर्यास थे वो क्षत्रियास थे, यानी वो क्षत्रिय कुल के थे। लेकिन ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में लिखा गया है कि वो लो होराइजन थे, यानी एक तरीके से लो कास्ट के थे। ठीक, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मगध जो एम्पायर था वहाँ पे कितनी डायनेस्टीज आई थी। सबसे पहले हर्यक आई थी, फिर आपकी शिशुनाग आई थी, नंदा आई थी, मौर्य आई थी, सुंगा आई थी, कन्वा आई थी, है ना, सातवाहनास आए थे। तो मौर्यास के बाद 4th नंबर की डायनेस्टी के बाद 5th नंबर जो थे वो आपके सुंगा थे और 6th नंबर जो है वो कन्वा थे। तो ये जो दोनों डायनेस्टीज थी ये ब्राह्मण्स थे। ठीक है, तो ब्राह्मण्स थे और ब्राह्मण्स के लिए क्या है कि वो तो राजा नहीं बन सकते, सिर्फ क्षत्रिय राजा बन सकते हैं। तो उन्होंने अपने टेक्स्टों में यही लिखा है, लेकिन फिर ये भी तो ब्राह्मण्स थे ना, ये कैसे राजा बन गए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कुछ केसेस ऐसे देखने को मिल रहे हैं। ये जरूरी नहीं है कि जो क्षत्रिय कुल में जन्म ले रहा है वो बहुत अच्छा राजा बनेगा। यहाँ पे हमें देखने को मिला है कि जैसे मौर्यास जो है वो क्षत्रिय नहीं थे, सुंगा है, कन्वा है, ये कोई भी क्षत्रिय नहीं थी, लेकिन ये बहुत अच्छे राजा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे शाकास के बारे में। तो शाकास जो है ये सेंट्रल एशिया से माइग्रेट हुए थे हमारे भारत के अंदर। तो जो बाहर से आने वाला पर्सन हुआ करता था तो ब्राह्मण्स जो है उनको मलेच्छास, है ना, बारबेरियंस एंड आउटसाइडर्स करके डिनोट करते थे। ठीक है, क्योंकि ये लोग बाहर से आके हमारे देश में आ रहे हैं। अब इनकी क्या जाति है ये किसी को नहीं पता, तो इसीलिए क्या है इनको मलेच्छ बोल दिया जाता था, यानी मलेच्छास हम बोल सकते हैं। तो मलेच्छास किसके लिए यूज़ हो रहा है, जो आउटसाइडर्स हैं, जो बाहर से इंडिया के अंदर आ रहे हैं, जिनका कोई कुल गोत्र कुछ भी नहीं पता है उसके बारे में, तो वहाँ पे ब्राह्मण्स जो है उनको मलेच्छ बोलते थे। ठीक है, जैसे कि ये शाका रूलर थे रुद्रदमन, जिनके बारे में हमने पहले भी पढ़ रखा है। इन्होंने रीबिल्ड करवाया था सुदर्शन लेक को, जो गुजरात में थी। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम सातवाहनास डायनेस्टी। ये तो बिल्कुल अलग डायनेस्टी थी। ये खुद ब्राह्मण थे लेकिन ये बिल्कुल भी ब्राह्मण टेक्स्ट को नहीं मानते थे। तो यहाँ पे क्या है, एक राजा है जिनका नाम है गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी। ये अपनी मदर का नाम पहले लगाते थे, इसीलिए बोला गया है गौतमी पुत्ता। पुत्ता मतलब क्या, एक प्राकृत वर्ड है इसका, पुत्र। ठीक है, गौतमी का पुत्र कौन है, श्री सतकर्णी। तो ये अपने आप को यूनिक ब्राह्मण बताते थे, अपने आप को एकदम अनोखे अनूठे ब्राह्मण बताते थे और एक अपने आप को बोलते थे एका ब्राह्मण। हम क्या है, एका ब्राह्मण है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इन्होंने अपने आप को क्या बताया है कि हम जो है वो डिस्ट्रॉयर हैं, किसके, क्षत्रियों के प्राइड के। यहाँ पे बता रहा है कि ये लोग जो है ये इंटर मैरिजेस के खिलाफ थे, है ना, क्योंकि वर्णों में दिया गया है कि इंटर मैरिज जो है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये 4 वर्णास को मानते थे। और यहाँ पे क्या है कि जो आपकी सेम जाति है उसी में ही शादी होनी चाहिए, है ना। इस तरीके से इन्होंने सेम गोत्र में भी शादियां की थी। ठीक है, मतलब ये लोग क्या है बिल्कुल भी बाहर नहीं, बहिर्विवाह पे ज़्यादा फोकस नहीं करते थे। तो इस तरीके से ये बता रहे हैं। लेकिन एक यहाँ पे केस देखिए कि ये लोग खुद बता रहे हैं कि हम लोग इंटर मैरिजेस के खिलाफ हैं, लेकिन खुद क्या कर रहे हैं, ये मैरिज अलायंस बना रहे हैं रुद्रदमन के साथ। तो रुद्रदमन कौन है, शाका। ठीक है, शाका रूलर रहे हैं रुद्रदमन। तो उनकी फैमिली के साथ ये मैरिज अलायंस बना रहे हैं। यानी तो इससे क्या देखने को मिलता है कि माइट इज राइट, यानी आपके पास अगर पावर है, आप किंग हो, एक अच्छे रूलर हो, तो आप अपने हिसाब से चीज़ों को बदल सकते हो। नॉर्म्स को क्या है आप चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, आपको इतना ज़्यादा किसी टेक्स्ट वगैरह में इंक्लूड होने की ज़रूरत नहीं है। तो सातवाहनास रूलर जो है ये बताते हैं कि वर्णा सिस्टम जो है, वर्णा ऑर्डर जो है उसको हमें फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ये क्या है हमको मर्यादा में रखता है। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये खुद ही मैरिज अलायंस बना रहे हैं बाहर के लोगों से, आउटसाइडर से, मलेच्छों से। ठीक है, तो इससे क्या है ये सबसे ज़्यादा रूल्स खुद ही तोड़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन ब्राह्मणों ने शास्त्रों में लिखा था कि हमें जो है वो एक्सोगेमी को फॉलो करना चाहिए। हमें जो शादियां हैं वो अपने जाति से, अपने गोत्र से बाहर करनी चाहिए। इस तरीके से ये अगर प्रैक्टिसेस रहेंगी तो ज़्यादा सही रहेगा। बट इन्होंने क्या किया था, इन्होंने खुद एंडोगेमी को फॉलो किया था। इन्होंने अपने कुल में ही, अपने जात में ही और सब कुछ अपने ही उसमें इन्होंने कुटुंब में ही शादी की थी, है ना। ये कई सारी रानियाँ जो है वो एक ही गोत्र की लेकर आए थे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये सारे रूल्स को तोड़ रहे हैं, क्योंकि ये राजा हैं, ये ऐसा कर सकते हैं, इनके पास पावर है, तो ये नॉर्म्स अपने हिसाब से बदल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ सिक्के देखेंगे इनके। ये आपके शाका रूलर का बना हुआ चांदी का सिक्का है, इन पे इनके रूलर की फोटो बनी हुई है। ये यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। तो सिल्वर कॉइन्स डिपिक्टिंग है शाका रूलर। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा जातीज एंड द सोशल मोबिलिटी। तो इसका मतलब क्या होता है
जो जातियां हैं और उसके अंदर जो सामाजिक गतिविधियां होती हैं ना, जाति मतलब आपकी जो कास्टिज्म है उसमें जो सामाजिक गतिविधियां होती हैं उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे बताया गया कि सोशल कैटेगरीज जो हुआ करती हैं उसको जाति बोला जाता है। जाति एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आ गई थी, क्योंकि इसमें क्या था कि जैसे वर्णास जो है, यहाँ पे बताया गया है कि जो वर्णास है वो तो आपके 4 हैं। क्या क्या है? ब्राह्मण्स है, क्षत्रिय है, वैश्यास है एंड शूद्रास है। ठीक है, तो इसको तो कैटेगराइज किया गया है 4 हिस्सों में। तो वर्णास तो फिक्स थे, लेकिन जो जाति थी ना उनमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं था, वो कई सारी बनती चली जा रही थी। इनके जो वर्णास बने हुए हैं इनमें तो जातियां हैं ही, लेकिन साथ में और जातियां भी ऐड हो रही थी। जैसे फॉर एग्जांपल सुनार की ले लेते हैं हम, है ना, बुनकर वीवर्स जो होते हैं इनकी जाति बन गई, कुम्हार की जाति बन गई। तो इस तरीके से ये जो जातियां हैं ना, ये जाति के अंडर में ही आती हैं, ये वर्णास के अंडर में नहीं आती हैं। इनको कहीं भी वर्णास में मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, तो यहाँ लेकिन फिर धीरे धीरे क्या है कि जो ब्राह्मण्स हैं उनको कुछ नई अथॉरिटीज़ वगैरह देखने को मिलती हैं कि जो हमने जो वर्ण बनाए थे उनसे भी अलावा भी कुछ लोग पाए जा रहे हैं। जैसे निषाद है आपके, है ना, स्वर्णकाराज हैं आपके। स्वर्णकारा मतलब सुनार जिसको बोलते हैं, और निषाद तो हमने देखा था एकलव्य कोई, है ना। तो ये क्या है, यहाँ पे बता रहे हैं कि इनको किस कैटेगरी में डालें, क्योंकि इन लोगों ने तो जो वर्णास थे उनको क्या है एक सिस्टम दे रखा था कि आपके जो 4 वर्ण हैं और इसी के अंदर जो लोग हैं वो आ जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे हमें कुछ ऐसे श्रेणीज के, ऐसे गिल्ड के लोग भी मिलते चले गए जो उनके काम जो है उनके हिसाब से डिनोट ही नहीं कर पा रहे थे कि ये कौन से उसमें वर्ण में डालें इसको। ठीक है, तो वो क्या है आपकी एक जाति का रूप ले लेते हैं। आगे हम देखते हैं श्रेणीज और गिल्ड। ठीक है, ये क्या होता था, जैसे अगर सपोज करो कि कई सारी जातियां हैं, तो उन जातियों में जो पर्सन है वो अगर सेम काम कर रहे हैं, सेम काम कर रहे हैं, मतलब कोई भी एक जाति है उसका पर्सन भी सेम काम कर रहा है, अनदर जाति है वो भी सेम काम कर रहा है। जैसे कोई कपड़ा है, अगर कपड़ा कोई एक बंदा जो है वो लेकर आ रहा है, दूसरा जो उसको रंगाई का काम कर रहा है, तीसरा जो है उसको कुछ प्रिंटिंग वगैरह करवा रहा है, तो ये क्या है एक ही काम में इन्वॉल्व है ये सारे के सारे लोग। और लेकिन ये डिफरेंट डिफरेंट जाति से बिलोंग करते हैं, तो इनको क्या नाम दे दिया गया, इनको गिल्ड नाम दे दिया गया या श्रेणी नाम दे दिया गया कि ये एक ही श्रेणी के अंदर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बता रहे कि जातिज जो है ये क्या है कॉमन ऑक्यूपेशन भी बन गया एक तरीके से, कि कई सारी जातियों के जो लोग हैं अगर वो सेम काम कर रहे हैं तो उनको श्रेणीज के नाम से डिनोट किया जाएगा या गिल्ड के नाम से डिनोट किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि हमें जो इन समुदायों के बारे में, जैसे ये आपके श्रेणीज जो रही हैं ना, आपकी जो जातिज वगैरह जो है रही हैं, तो इनके बारे में हमें कुछ इंस्क्रिप्शंस देखने को मिले हैं। जैसे कि एक मंदसौर का इंस्क्रिप्शन है। मंदसौर कहाँ पे पड़ता है, मध्य प्रदेश में एक जगह है, तो वहाँ पे एक इंस्क्रिप्शन देखने को मिला है, स्टोन इंस्क्रिप्शन है वो। तो वहाँ पे क्या है कि एक आपका गिल्ड के बारे में बताया गया है कि गिल्ड है जो सिल्क वीविंग का काम करता है। तो ये लोग क्या है, एक लाट करके जगह है गुजरात के अंदर, वहाँ से ये लोग मूव आउट करते हैं और कहाँ पे माइग्रेट होते हैं, ये लोग माइग्रेट होते हैं मंदसौर में। ठीक है, यानी गुजरात से ये कहाँ जाते हैं, मध्य प्रदेश में जाते हैं। और उस समय पे मंदसौर को जो है ये दशपुरा बोला जाता था। तो यहाँ पे क्या है, उन लोगों ने राजा की महानता के बारे में सुना था, तो इसीलिए वो यहाँ पे बसना चाहते थे। तो वो अपने बाल बच्चों को लेके, अपनी पूरी फैमिली को लेके, पूरे समुदाय को लेके वहाँ से मूव आउट कर जाते हैं और मंदसौर में आके बस जाते हैं। ठीक है, और ये लोग कौन होते हैं, सिल्क वीविंग का काम करते हैं ना, सिल्क प्रोडक्शन जो होती है। तो जब ये यहाँ पे आते हैं, मंदसौर में आके बस जाते हैं, तब ये लोग कई और काम भी करने लग जाते हैं, और कामों में भी ये एक तरीके से लिप्त हो जाते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पे जो है एक सोर्स में दे रखा है कि वीवर्स जो है, ये सिल्क वीवर जो है, ये क्या क्या कामों में इन्वॉल्व हो जाते हैं अपने। तो कुछ लोग जो हैं ये म्यूज़िक को अपना लेते हैं, और कुछ लोग जो हैं ये अपना क्या है, जैसे राइटर्स बन जाते हैं, कथाएं वगैरह लिखने लग जाते हैं, बायोग्राफीज लिखने लग जाते हैं। ठीक है, और कुछ लोग जो हैं ये धार्मिक व्याख्यान करने लग जाते हैं। धार्मिक व्याख्यान क्या होता है, एक तरीके से धर्म के बारे में जो उपदेश देते हैं ना, तो उस तरीके से इन चीज़ों में लग जाते हैं। और कुछ लोग जो होते हैं ये धार्मिक अनुष्ठान जो होते हैं, जैसे यज्ञ वगैरह जो होता है उसमें बिलीव करने लग जाते हैं, तो वो काम करने लग जाते हैं। ठीक है, और कुछ लोग जो है ये एक तरीके से वैदिक कल्चर के बारे में जानने लग जाते हैं, उसके बारे में मास्टरी करने लग जाते हैं। तो हम इसमें क्या देख रहे हैं कि ये क्या है, गिल्ड श्रेणी के रहते हैं, मतलब कई सारी जातियां हैं जो एक काम कर रही थी, लेकिन बाद में जो है इनके इंटरेस्ट चेंज हो जाते हैं और ये लोग क्या है दूसरे कामों को भी पकड़ लेते हैं। ठीक है, और कुछ लोग जो हैं वो एक तरीके से क्या है शास्त्र वगैरह जो होते हैं ना, उनके बारे में पढ़ना शुरू कर देते हैं कि किस तरीके से जो है शत्रुओं का विनाश करना चाहिए, कैसे शूरवीर बनना चाहिए। तो ये सारी जो स्टडीज़ ये कर रहे हैं, इनके डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्ट हैं। तो यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा है कि एक कोई भी चीज़ जो है यहाँ पे पर्टिकुलर नहीं है कि वो यही काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन भी उठ रहा है कि क्या शास्त्रों ने ये तय कर रखा है कि उनकी जो जीविका है वो सिल्क वीविंग ही होगी,
है ना, वो लोग एक ही गिल्ड से बिलोंग करते हैं तो वो सिल्क वीविंग ही करेंगे। लेकिन हमने तो यहाँ पे नहीं देखा, हमने तो यहाँ पे देखा कि इनके इंटरेस्ट चेंज होते जा रहे हैं, ये कुछ और भी काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से है। तो आगे हम देखते हैं, यहाँ पे एक दे रखा है केस ऑफ मर्चेंट्स। तो यहाँ पे क्या है, मर्चेंट्स के बारे में बता रहा है। मर्चेंट्स मतलब आपका जो एक तरीके से वैश्य हुआ करते थे ना, वैश्य वर्ण जो हमने पढ़ा था, तो उससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो संस्कृत है उन टेक्स्ट में दे रखा है कि जो मर्चेंट्स है ना वो कहाँ के होंगे, वो एक तरीके से वैश्यास होंगे। वैश्य मतलब आपके जो बनिए वगैरह होते हैं ना, उनको बोलते हैं, ठीक है। तो शास्त्रों में तो ये लिखाया गया है। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक मृक्षकटिकम, मृक्षकटिकम जो है ये किसने लिखी है, शूद्रक ने लिखी है। तो उसके अंदर एक हीरो है, ये एक नाटक है ना, ये एक तरीके का मतलब एक एपिसोड है, एक नाटक है, जहाँ पे क्या है, एक हीरो का रोल प्ले करता है एक पर्सन जिसका नाम होता है चारुदत्त। तो चारुदत्त जो है ये ब्राह्मण कम्युनिटी का होता है, मतलब ब्राह्मण कास्ट का होता है। कि जो मर्चेंट्स हैं वो सिर्फ वैश्यास ही होंगे, बनिए ही होंगे, लेकिन ये तो ब्राह्मण भी है, ये काम कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे बताया गया कि 5th सेंचुरी में एक इंस्क्रिप्शन मिला है। तो वहाँ पे जो 2 भाई हैं उनको कौन से वर्ण से डिनोट किया गया है, क्षत्रिय वर्ण से डिनोट किया गया है, लेकिन उनको भी मर्चेंट्स में डाल दिया है। लेकिन है कौन, ये क्षत्रिय है। ऐसे ही जो ये चारुदत्त है ये ब्राह्मण है, लेकिन इसको भी क्या है, मर्चेंट की कैटेगरी में डाल दिया गया है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो मर्चेंट्स की कैटेगरीज थी वो क्या रियली में सिर्फ वैश्य तक ही सीमित थी, कि या और भी जो जाति के लोग थे वो मर्चेंट्स बन सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे बताया गया है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, धन्यवाद।